अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, वो कहते हैं दाल में कुछ काला है, सारी दाल काली हो गई। आपने पूछा नहीं कैसे? कैसे? वो ऐसे कि अगर हम चेन ऑफ इवेंट्स को देखें ना, आपको भी पता है हमने कल तबसरा किया मौलाना के बयान के ऊपर, वो एकदम तूफान उठा प्याली में तूफान की तरह, और फिर गर्द सारी बैठ गई और वो मंजर से हट गए। उन्होंने कहा गलती से मुंह से एक नाम निकल गया और पता नहीं उनके टारगेट्स जो भी थे आपने उन पर रोशनी भी डाली। फिर हमने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी बात की जिसमें फॉर्म 45 के ऊपर एक मुकदमा बिल्ड किया गया और आपने कहा कि उसमें बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। फिर कल मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से भी हमारे शो में डिस्कस हुआ कि ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून डिवाइडेड है इस बात पर कि उन्हें मरकज़ में हुकूमत बनानी चाहिए इस मैंडेट के साथ या नहीं। अच्छा, ये खबर लीक की जाती है, ख़ुद पहुँचाई जाती है, ख्वाजा साद रफ़ीक और जावेद लतीफ़ साहब जो बातें ट्विटर के ऊपर करते हैं वो भी ज़ेरे बहस है। लेकिन ऐसे में इलेक्शन के 9वें दिन कमिश्नर रावलपिंडी स्क्रीन्स पर रूनुमा होते हैं और वो बताते हैं कि उनका ज़मीर जाग गया। वो किस बात के ऊपर जागा, हम उनकी ज़ुबानी सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। इस डिवीजन के 13 एमएनए जो 70 हजार की लीड से हारे हुए थे उन पे जली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। वो यकदम जिसको कहते हैं ना कफन फाड़ के बोलना, वो बोले हैं और चीफ जस्टिस को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रगड़ दिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी इजलास बुला लिया, वज़ीर आला पंजाब ने भी इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाने का कह दिया। लेकिन इस पर जो नहले पे दहला होता है ना, वो ये हुआ कि चीफ जस्टिस इस पर खुद जवाब देने के लिए आ गए। एक तो उन्होंने मुशावरत की कि खुद नोटिस लें या ना लें, लेकिन चीफ जस्टिस ने क्या कहा रिस्पॉन्स में, वो भी आपको सुनवाती हूँ। जी। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। अब हम चाहेंगे आपका तज्जिया कॉज एंड इफ़ेक्ट पे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक करके इस वक्त जो मुकदमा बना दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा हिट हुई लग रही है नून लीग। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी आ जाएं, हनीफ अब्बासी साहब ने भी बात की एंड व्हाट नॉट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी को तकवीयत मिली इस बात से। सेठी साहब, रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले और इलेक्शन के 9वें दिन ज़मीर जागने के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? आयशा, इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। टाइमिंग इज़ इंटरेस्टिंग, कंटेंट इज़ इंटरेस्टिंग। जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है दैट इज़ इंटरेस्टिंग। जिनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया उनको ग्रीन चिट दे दी है, क्लीन चिट दे दी है। हाँ। वो भी इंटरेस्टिंग है। और इनके जो अपना किरदार है उसके अंदर जो खामियां हैं या इनके जो मोटिवेशन है उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। तो नहायत दिलचस्प सिचुएशन है। क्या ये ख़तरनाक सिचुएशन है या नहीं, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। दिलचस्पी तो अलग मगर ख़तरनाक भी हो सकती है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके। अच्छा, अब बिगिनिंग क्या है? इसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्री की है जी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयान आया है कि जी बकवास करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर का किरदार नहीं होता, सेठी साहब होता है। हाँ, अच्छा चले, उन्होंने कहा, मैं इस पे आता हूँ। हाँ। कि किरदार कमिश्नर का नहीं होता, तो याद दिलाइएगा, इस पर मैं कमेंट करूँगा। उसके बाद पंजाब के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा ये पागल है, खिसके हुए। हाँ, खिसका हुआ है। राना सनाउल्लाह ने भी इशारा किया है कि ये खिसका हुआ है, मेंटली इल है। और मुख्तलिफ वीलॉगर्स ने बहुत से इल्ज़ाम लगाए हैं। कोई कहता है कि ये इनके तल्लुकात हैं किसी प्रॉपर्टी
टाइकून के साथ जी। गालबन मलिक रियाज साहब का की तरफ इशारा है। उन्होंने तरदीद भी कर दी। उन्होंने तरदीद भी कर X दी। पे, हाँ। कोई कहता है कि इनका ताल्लुक मियाँ असलम के साथ हैं, जो कि पीटीआई ने नामजद किए हैं एज सीएम पंजाब। सीएम पंजाब। कोई कहता है कि इनके बेटे की शादी भी हाल ही में हुई है और उसने किसी यहूदी खातून के साथ शादी की है और इसका ताल्लुक यहूदी लॉबी के साथ है जो इमरान खान के साथ है या आउटसाइड पाकिस्तान, और शायद उधर से कोई प्रेशर आया है या इंसेंटिवाइज किया गया है या मोटिवेट किया गया है। ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। उन्होंने मेंशन किया ना कि ओवरसीज का भी मुझ पे बड़ा प्रेशर और ख़ुद उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात भी की है जी। तो ये चीज़ें चल रही हैं। फिर यहाँ तक ये भी बात चल रही है कि इनके ऊपर एंटी करप्शन डीजी एंटी करप्शन उन्होंने भी फाइलें खोली हुई हैं, कुछ अरसे से फाइलें खोली हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक कमिश्नर की हैसियत से जो इनकी दौलत है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कितनी दौलत है और किस किस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इनके शेयर्स हैं इनके तो ये सारी बातें अब चल रही हैं। इसमें क्या सच है और क्या नहीं है वी डोंट नो, मगर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं इनके ऊपर और इनका जो किरदार कैरेक्टर असैसिनेशन है वो शुरू हो गया है। जाहिर है कि इस किस्म की जो बात करेगा तो फिर उसको तो करना पड़ेगा ना, उसके ऊपर तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी करनी पड़ती है। तो अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ से ये सब कुछ चल रहा है, मगर अब जो दिलचस्प बात ये है जो दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि जी टाइमिंग इसकी, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि अगर ये सब कुछ जब हो रहा था तो आप चुप क्यों थे जी। अब क्यों आपने किया। उसका जवाब कुछ लोग ये देते हैं कि जी ये मुंतज़र से कि इनकी प्रमोशन होने वाली है, वो प्रमोशन कमेटी जो थी वो उसकी फरवरी में उसने मीट करना था, वो मुलतवी हो गया और अब इनकी रिटायरमेंट सर पे आ गई है तो इनको बड़ा गुस्सा था कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई 20 to 21 ग्रेड, तो इसलिए इन्होंने फिर भड़ास निकाली है बिकॉज इनके उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। वो जैसे अफजल खान उनके साथ वो हुआ मैं था आता हूँ अफजल खान पे भी कि वो अफजल खान साहब का बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया कि वो भी एक केस है जो कि 2013 में हुआ था। वो केस क्या था वो वी कैन डिस्कस इट। ओके। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि टाइमिंग, अब टाइमिंग जो है वो उसके अंदर आप देखें कि इस इलेक्शन के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हुए, शुरू में पीटीआई ने बात की जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बात करनी शुरू कर दी और इनिशियल जो कमेंट्री आ रही थी वो इतनी सख्त नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरनेशनल कमेंट्री और जो है वो सख्त होने जा रही है। इवन अमेरिका जिसने शुरू में वो ख़ास रिमार्क्स नहीं पास किए थे उन्होंने भी फिर अब कहना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ा कोई गड़बड़ लग रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूरोपियन कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने, सारे HRCP ने भी आज बयान आ गया, उनका भी लोकल है, मगर बाकी सारे इंटरनेशनल पेपर्स जिनके जर्नलिस्ट यहाँ आए हुए हैं सब ने ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये इलेक्शंस फेयर नहीं है, फ्री नहीं है। मगर जो आखिरी 2 दिन में जो हुआ है किस्म का क्लाइमैक्स हुआ है वो ये हुआ कि पीटीआई ने पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर फॉर्म 45 लगा रहे थे और बातें कर रहे थे और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाकेदार स्पीचेस भी हुई हैं, कुछ उन्होंने एविडेंस प्रेजेंट करने की कोशिश की है, मेरे मुताबिक कोई ख़ास एविडेंस प्रेजेंट नहीं की मगर एक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़। उसके बाद फिर एक अनाउंस कर दिया कि हम एक एहतजाज शुरू कर रहे हैं और मुल्क के अंदर एहतजाज सिर्फ पीटीआई ने आज नहीं किया, 2 दिन से बलूचिस्तान में भी चल रहा है, सिंध में भी एहतजाज हो रहा है। फिर ये मौलाना साहब आ गए, वो कूद पड़े हैं, उन्होंने जिनका कोई जवाब नहीं बनता। वो पीटीआई वाले कहते हैं कि इलेक्शन रिगिंग हुई है और मौलाना कहते हैं इलेक्शन रिगिंग हुई है। पीटीआई इल्ज़ाम किसके ऊपर लगा रही है? पीटीआई तो जीती है केपी में, तो मौलाना का इल्ज़ाम अगर इलेक्शन रिगिंग हुई है तो क्या पीटीआई की हक में हुई है? तो वो भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या लोग लगे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने, मतलब कोई रैशनैलिटी और कोई लॉजिक तो समझ नहीं आती। तो क्या हो रहा है बताएं ना। तो अब ये है कि इस सारी सिलसिले के अंदर जबकि मलबा जो है वो बन रहा है, किस्म की बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है और ये अब कमिश्नर साहब जो हैं इनकी ये बयान आ जाता है और ये नहीं है कि कोई पटवारी है या कोई RO है किसी इधर उधर का, इट्स कमिश्नर ऑफ अ होल डिवीज़न। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जी कमिश्नर का तो कोई रोल नहीं है, कुछ व्लॉगर्स भी यही लगे हुए हैं कहने कि कमिश्नर का क्या रोल होता है इलेक्शन, ये तो ROs होते हैं और इलेक्शन कमीशन होती है और फॉर्म 45 है, तो इसमें व्हाट इज़ दी
रोल ऑफ द कमिश्नर कोई रोल होता नहीं है इसमें। हाँ, कैसे रिजल्ट चेंज कुछ लोग कहते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेशन का तो रोल होता ही होता है, तो मगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। हाँ। अब मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ एक जी। इलेक्शन में 2013 में, तो मुझे कुछ थोड़ा सा इल्म है कि ये कैसे क्या क्या रोल्स मुख्तलिफ होते हैं। ओके। आज मैं सिर्फ ये एक तरफ इशारा करना चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीज़न के अंदर एक इंटेलिजेंस कमेटी बनती है ओके। जो मॉनिटर करती है इलेक्शंस को। अच्छा। इस इलेक्शन ये जो इंटेलिजेंस कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, ये इसके अंदर आईएसआई के लोग होते हैं, इसके अंदर आईबी के लोग होते हैं, ठीक। इसके अंदर स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, इसके अंदर डीपीओ होता है और इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है। अच्छा, कमिश्नर नहीं होता, डिप्टी कमिश्नर होता है। आरओज नहीं होते, मगर ये सब होते हैं। ओके। और ये सारा वक्त डिस्कशंस चल रही होती है और मॉनिटरिंग हो रही होती है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं अच्छा। हो रहा। बनाई तो इसलिए जाती है कि कोई गड़बड़ ना हो, मगर क्योंकि ये कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी है, तो गड़बड़ अगर चाहे ये कमेटी तो गड़बड़ भी कर सकती है। अब कैसे गड़बड़ कर सकती है? कैसे? गड़बड़ तो सिर्फ आरओ के ज़रिए हो सकती है ना, या प्रिजाइडिंग अफसरों के ज़रिए हो सकती है। तो अब ऐसे केसेस भी होते हैं कि जब अगर कोई रिगिंग शिगिंग करनी हो कहीं और ये कमेटी जो है ये फैसला करे कि जी हाँ हमने कुछ करना है, तो जाहिर है फिर आरओ के जरिए ही होता है ना जी। फिर आरओ को बुला के समझाया जाता है कि जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मेरे इल्म में ऐसे है कि एक आध ऐसी जगह बात मतलब सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहाँ आरओ को बुला के समझाया गया है कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। और ये भी मेरे इल्म में है कि एक आध आरओ ने रिफ्यूज़ भी कर दिया कि नहीं, और फिर उसकी क्लास ली गई है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि कमिश्नर का कोई रोल नहीं होता, दरअसल ये कमेटी जो है जिसमें डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है वो तो सारी रिपोर्टिंग कमिश्नर को करता है ना। जो भी फैसले यहाँ होते हैं वो कमिश्नर के इल्म में होते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, मगर सारी की सारी रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की है वो पहुंचती है कमिश्नर तक। ओके। तो अगर ये कहा जाए कि इनका तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये कैसे ये कह सकते हैं, ये गलत है। ओके। कमिश्नर को पता होता है क्या हो रहा है, और अगर ये नहीं कि उसने उसका हाथ है उसके अंदर, फैसले ये लोग ही करते हैं मगर फिर कन्वे की जाते हैं ऊपर कि ये हो रहा है, और उसको पूरा पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक ये है। हो नहीं सकता कि इतना सीनियर अफसर जिसके जो नंबर 2 है उसका डिप्टी कमिश्नर उसको बता नहीं रहा है कि क्या फैसले हो रहे हैं। अच्छा। तो ये तो पहली बात तो ये क्लियर है कि इनको पता है। अब ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं तो सेपरेट इशू, मगर इनके इल्म में होगा कि हुआ क्या है पिंडी डिवीजन में, इनको पता होगा। अब यहाँ जो शक पड़ता है वो ये पड़ता है कि ये एक ऐसी एरिया है जहाँ 2013 के इलेक्शंस में नून लीग डिडंट डू वेल, पिट गए थे वहाँ, और इस दफ़ा 13 में से कितनी 11 सीटें ले गए। बाकी पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट किया एक एक। तो जाहिर है फिर यहाँ तो सवाल खड़े होंगे ना कि जहाँ बाकी सारे पंजाब के अंदर ठीक ठाक पिटाई हुई है अकॉर्डिंग टू पीटीआई, जी, तो फिर यहाँ कैसे इतनी स्वीप हो गई। तो मतलब ये है कि इश्यूज तो हैं और ये इश्यूज ख़त्म नहीं होने वाले। ये अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी इस इशू की। लेकिन कोई प्रूफ्स नहीं अपनी मीडिया टॉक में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, अब वो प्रूफ इसके पास होगा भी नहीं। इनके पास जो फैसले हुए हैं, जिन लोगों ने ये फैसले किए हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास प्रूफ होगा, ओके, इंटेलिजेंस एजेंट्स के पास प्रूफ होगा, ठीक है। और मगर कमिश्नर और आरपीओ जो कि इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, उनको पता होगा कि यहाँ क्या हुआ है। अच्छा, तो उनमें से एक जो है उसने आके तो ये बात कर दी है। अच्छा। मगर जिस तरीके से उन्होंने बात की है उस पर भी बड़ा शक पड़ना शुरू हो गया कि यार ये बात क्या है। एक ये कि चीफ जस्टिस का नाम ले लिया, हाँ, और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल हाँ, उनका अच्छा किरदार, अच्छा और किरदार और उन्होंने तो फॉर्म कुछ किया ही 45 भी ठीक है, और री इलेक्शन की भी जरूरत नहीं फॉर्म है। 45 देख लें ठीक हो जाएगा, री इलेक्शन की जरूरत नहीं है। जी, जी। और एस्टैब्लिशमेंट तो कुछ नहीं किया। हाँ, बिल्कुल नहीं। हालांकि फौज ये का। इंटेलिजेंस कमेटी जो है जी। ये तो रिपोर्ट ही एस्टैब्लिशमेंट को करती है। लेट्स बी, ये केयर टेकर गवर्नमेंट को तो क्या इसने रिपोर्ट करना है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट को रिपोर्ट करती है। एस्टैब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सरप्राइजिंग कि एक तरफ इधर इल्ज़ाम लगा दिया,
चीफ जस्टिस का एस्पेक्ट जेन्युइनली कोई ताल्लुक नहीं है। याद हो रहा कि चीफ जस्टिस आरओज लगा रहा हो, आरओज तो इलेक्शन कमीशन लगाती है। ट्राइब्यूनल्स जो बनती हैं जजेस की, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नाम देते हैं जो कि ट्राइब्यूनल्स में, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का क्या रोल है? अच्छा, सिर्फ उसमें उसको क्यों टारगेट किया हाँ, गया? क्यों किया गया? तो ये भी सवाल अब खड़ा हो गया है। असल में चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया था ना कि वो चाह रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि ये अदलिया की ज़ेर निगरानी हो इलेक्शंस, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा ब्यूरोक्रेसी, अब ये केस लगना भी है। So therefore, नाराजगी चीफ जस्टिस से भी है ना कि नहीं? है, बिल्कुल है। और चीफ जस्टिस के ऊपर सबसे ज़्यादा नाराज़गी पीटीआई की और पीटीआई की हमदर्दियों की यही है ना कि उन्होंने इलेक्शन सिंबल वो भी ले लिया, इनसे। और इनफैक्ट सबसे बड़ा जो दाग है चीफ जस्टिस के ऊपर वो ये है। तो नाराज़गी तो पीटीआई की और पीटीआई की हमदर्दियों की तो चीफ जस्टिस पे है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आज से नहीं, वो तो कब से चल रही है, पुरानी है। तो इन दोनों को टारगेट कर दिया। ठीक है। और जो एक्चुअली जो जज अगर रिगिंग होती है तो वो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं करती। अच्छा। उसके पास पावर ही नहीं होती कि वो इस लेवल के ऑफिशियल्स को नॉमिनेट भी वो नहीं करती और उनको चलाती भी वो नहीं है। मैं रहा हूँ, मुझे पता है। ओके। हमें तो ये भी नहीं पता था आरोज कौन है और कौन नहीं है। अच्छा। ना चीफ सेक्रेटरी को, सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन करती थी, नोटिफिकेशन आ जाता था और लोग अपनी अपनी जगह पे चले जाते थे। सो चीफ मिनिस्टर्स को पता ही नहीं था। तो अब व्हाट टू डू नाउ? तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई कंस्पिरेसी थ्योरी तो सही निकलेगी इसमें, मगर वो निकले या ना निकले, इशू जो बन गया है वो ये नहीं है कि किसकी कंस्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि कंस्पिरेसी थ्योरी तो चलेगी ना। अब वो तो है, एक साइड कहेगी कि ये पीटीआई वालों ने ये बना के ड्रामा किया सारा, और इन साहब के ऊपर बड़ी इश्यूज बनेंगे कि ये अमेरिकन वीज़ा इसका आ गया और ये निकल रहा था और ये हो गया और वो हो गया और ये है वो है, पैसे इससे बाय ट्रांसफर, बड़ा कुछ निकलेगा। अब इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होगी। अब इसको गिरफ्तार करके ले गए। अब आई बात जो आपने अभी थोड़ी तरफ इशारा किया, खबर ये आई है कि शायद इसको गिरफ्तार करके ले गए। कोई कहते हैं गिरफ्तार हो गया, कोई कहते हैं नहीं हुआ, एफआईआर के बगैर नहीं हो सकता। हाँ। तो अब बात ये है कि अब मुझे जिसका हवाला आपने दिया कि 2013 में क्या हुआ था, अब 2013 में जो मुझे याद आता है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, अफजल खान साहब, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया था कि 35 पंचर नहीं, ये तो कोई 100 पंचर लगे ने। 70 भी नहीं, 100 डायरेक्ट। अच्छा, तो और उस वक़्त फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब इलेक्शन कमिश्नर थे जी। और जो इल्ज़ाम लगाया था वो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर थे रियाज कियानी साहब जी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मैनिपुलेट किया सारा कुछ। ओके। अच्छा, और ये भी मैं आपसे कह दूँ, उस वक़्त भी एक एक्स चीफ जस्टिस, एक्स जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था कि उनकी बड़ी दोस्ती है कियानी के साथ और इन्होंने मिलकर, और नून लीग के बड़े हमदर्दी हैं, इस किस्म की बात भी निकली थी उस वक़्त। मगर हुआ ये कि फिर जब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था आयशा, तो उस वक़्त कियानी साहब ने इनके ऊपर केस कर घसीट लिया अदालत में ना, घसीट लिया अदालत में, और 2 करोड़ का या 2 अरब, हाँ जी, 2 करोड़ का इन पे इल्ज़ाम लगा के लगाओ जी। ये साहब कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे। फिर साल के बाद इन्होंने माफ़ी मांग ली और कहा कि मैंने तो झूठ बोला था। यही हुआ ना। तो फिर वो उसके बाद दुनिया इनको भूल गई। और इनकी भी प्रमोशन का ही मामला था, इनकी भी प्रमोशन का ही मामला था कि प्रमोशन होनी थी, नहीं हुई। बट उस वक्त भी उन्होंने खान साहब के बयानिए में तो जान डाल दी थी। हाँ, जान डाल दी। तो इसीलिए उस वक्त फिर एक कमीशन बनी थी जी, जो कि एक एक्स चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने फिर चलाई थी। 6 महीने वो चली। उन्होंने फिर सारी तफ्तीश करके क्लीन चिट दी थी जी, कि कोई इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। इरेगुलरिटीज़ होती रहती हैं, एक आध जगह पे होगी, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स देख लेंगे, मगर कोई रिगिंग नहीं हुई, प्री प्लान रिगिंग नहीं हुई। ओके। मगर उस वक्त सूरत हाल ये थी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा था, और दूसरा ये कि 1 साल के बाद इल्ज़ाम लगा था। ठीक है। तो उसमें नज़र आ रहा था कि इसके पीछे कोई और एक कंस्पिरेसी है कि ये इल्ज़ाम अब लग रहा है। और अभी तो गवर्नमेंट बनी नहीं, हुकूमत साजी को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो इसी वक्त शुरू हो गया सारा कुछ। तो और इसमें पीटीआई जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है। अच्छा। तो अब इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत बन गई है कि अब सवाल और भी खड़े होने शुरू हो गए, जो कि मुझे आई एम श्योर तुम्हारे ज़हन में है कि जी अब गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, एस्टैब्लिशमेंट क्या फैसला करेगी, अदालतें क्या फैसला करेंगी, इसका क्या नेट इफेक्ट होगा। आप ब्रेक से पहले आप चाहेंगे इसका जवाब देना, या हम वापस आए ब्रेक? कितने मिनट हैं? वी आर अबाउट टू टेक ब्रेक।
तो ब्रेक ले लेते हैं फिर। चले फिर हम ब्रेक के इसको बाद फिर ये डिस्कस हम ब्रेक हैं ताकि आपको ये बता सकें ब्रेक से आके कि हुकूमत साजी को ब्रेक लग सकती है या नहीं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, सभी अपने अपने मतलब ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी मैं आपसे दो की पॉइंट्स के ऊपर बात करूँ कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि कल के इजलास में नून लीग ने थोड़ी बहुत चूं चाँ की है तो इस्टेब्लिशमेंट ने तख्ता खींचने के लिए ये काम किया है, क्योंकि ज़ाहिर है 11 सीटें वहाँ नून लीग की हैं। और दूसरी ये कि इंतखाबात की साख को मुतनाज़ बना के तबाह करके इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए किसी तरह, और यही सिस्टम केयर टेकर कंटिन्यू करे अगर कोई भी इक़्तिदार लेने को राज़ी नहीं है तो बताएं। अच्छा, हाँ देखिए, एक तो यही कंस्पिरेसी है ना कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है जी। इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि वो ऐसा मौका मिले। अफरा तफरी तो मुल्क में हो रही है, पीटीआई लगी हुई है, मौलाना भी कूद पड़ा है, उधर से बलूचिस्तान में सड़कें बंद हो गई हैं, सिंध में सड़कें बंद हो गई हैं और एहतजाज हो रहे हैं और लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है एंड सो ऑन। एक तरफ से ये, दूसरी तरफ सियासी डेडलॉक है जी। कि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट कैसे बनेगी। पीटीआई कहती है हम अपोजिशन में बैठेंगे, मौलाना कहता है हम अपोजिशन में बैठेंगे, और अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। सारे अपोजिशन में बैठेंगे तो गवर्नमेंट कौन चलाएगा? तो अगर ऐसी बात है तो फिर केयर टेकर ही चले, बेहतर है। देखो ना, वो लॉजिकली जो बात चलती है। तो ये एक कंस्पिरेसी थी है कि ये जो है ना, ये फाइनल स्टैंप आ गया है कि ये इलेक्शन जो है ना, इसके ऊपर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं और अभी हम मुल्क की इकॉनमी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई तो ये लगा देते हैं, फिर देखा जाएगा बाद में। हम 6 महीने के लिए केयर टेकर को एक्सटेंड कर देते हैं, मीनवाइल हम एक कमीशन बना देते हैं टू चेक के इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। अच्छा। ये सारे इल्ज़ाम जो है उसको चेक कर लेते हैं, इतनी देर में हम IMF प्रोग्राम ले लेते हैं। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी, ठीक है ना, कि जी इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। राइट, ठीक। ओके। तो एक तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी। दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि पीटीआई की बहुत वसी पैमाने पर, स्पेशली आउटसाइड पाकिस्तान, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स बहुत पावरफुल हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की फैमिली जो है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन सोशल मीडिया इन फेवर ऑफ इमरान खान। और इन साहब के जो तल्लकात हैं उसके बारे में भी, एंड देयरफॉर इसके पीछे पीटीआई का हाथ है। और पीटीआई रीलॉन्च हो रही है, ये भी एक थी। हाँ, पीटीआई रीलॉन्च से मुराद ये है कि एक दफ़ा रिवाइव हो रही है। हाँ, और उसमें अब इमरान खान साहब ने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए हैं जो रेकन्सिलिएशन के। यस, फतेह मक्का, रियासत मदीना के बाद, ताकि यहाँ भी ठंडा पड़े। और इधर से अग्रेशन चल रही है, जी। इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार देने की कोशिश कर दी है, या ये कि जो उनके लोग जो खतरा है जो कि उठ के चले जाएंगे दूसरे किसी कैंप में, उनको भी इशारा है कि ना जाना, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग और हमारा जो मौक़िफ़ है वो प्रूव होने जा रहा है और ये इलेक्शन जो है आप इधर उधर हो गए तो बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको। तो इस किस्म की दोनों थियरीज हैं। अब इनमें से कौन सी करेक्ट है ये मैं नहीं कहूँगा आपको कौन सी करेक्ट है, ये नहीं, बिकॉज वो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। बेहतर ये है कि आप देख लें कि किस तरह फिर आगे हालात चलते हैं। कितने अरसे देखें? मेरा ख्याल है आपको 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं देखने पड़ेंगे। चले, अच्छा, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए, बिकॉज देखिए 29 तारीख तक पार्लियामेंट ने मिलना है जी, ऐसे ही है ना। yes. तो 29 की इंतज़ार कर लें। अगर 29 तारीख तक पार्लियामेंट मिलती है और गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना, एक नई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा ना। अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो नई इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और इकोनॉमी उसकी अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकती और फिर वो आपका 6 माह का फार्मूला। इसलिए उससे पहले ही या उसके बाद दे कुड बी सम इंटरवेंशन। राइट। तो मैं समझता हूँ इंतज़ार कर लीजिए, एक डेडलाइन है, देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मार्च तक अगर तो गवर्नमेंट्स बन गई, देखो पंजाब में गवर्नमेंट बनाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, केपी में बनाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सिंध इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बलूचिस्तान इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ इन इस्लामाबाद। और अगर इस्लामाबाद में गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसमें जो फिर आप समझे कि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है दिस विल सक्सीड, कि देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। और वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन इसी किस्म की होगी जिसके साथ तसलसल चलेगा जो इस वक्त सिचुएशन है ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट, और उसमें फिर ये इजाज़त मिल जाएगी इमरजेंसी की फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली ये बात हुई भी, तो और कुछ चारा नहीं है ना। यू कांट से कि जी फिर नए इलेक्शन कराओ जी। अगर कमीशन बन जाती है तो फिर कमीशन जो है जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते यू कांट डू एनीथिंग। अच्छा, इस सारे खाके में ना जान भी इसलिए पड़ती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो पहले कह रही थी कि हम मिल के गवर्नमेंट बनाएंगे, वो स्नेल पेस में जा रही है। और मुस्लिम लीग नून के इजलास से ये खबर आ रही है कि ये कांटों भरी सेज है, ये फूलों की नहीं है, और हम पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग में भी नहीं आएंगे।
आप बना लें गवर्नमेंट जाके। अब मसला ये है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग से नहीं मिलना चाहती, पीपल्स पार्टी पीटीआई से नहीं मिल सकती, नून लीग भी पीटीआई से नहीं मिल सकती, तो फिर गवर्नमेंट कौन ना बनाए कोई, तो ऑप्शंस क्या हैं? मैंने बताया ना आपको, तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है, फिर से नई इलेक्शन करनी पड़ेगी उधर के लिए, या वहाँ फिर से पीटीआई को मौका देना पड़ेगा, वो दिखाए मेजॉरिटी, वो नहीं है, फिर पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी दिखाए, वो नहीं है, या नून लीग दिखाए, वो नहीं है। तो इन दैट केस देयर इज अ डेडलॉक, यू हैव टू गो फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। ये डेडलॉक कैसे रिजॉल्व होगा? कैसे? दैट इज द रियल इशू। डेडलॉक है वो क्यों है? किसके ऊपर? पहले तो ये था कि जी तय हो गया जी कि फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, मियाँ साहब का बयान भी आया था कि हमारी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और हम बनाएंगे। और जरदारी साहब से बात करें जाके, और जरदारी साहब भी आ गए, सब कुछ हो गया। और अब जाके 180 डिग्री यू टर्न ले लिए कि जी हम नहीं बनाएंगे, ये जो हम ऑपोजिशन में बैठेंगे सेंटर में। आपको याद होगा मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये होने जा रहा है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि ये क्यों करने जा रहे हैं, ये तो मार खाएंगे वहाँ, यहाँ तक कि ये उड़ जाएंगे पंजाब के अंदर अगली के, अगर 2 साल से पहले इलेक्शन हो गई तो पीटीआई नून लीग तो उड़ जाएगी, अगर जिस किस्म के इकदाम करने पड़ेंगे IMF की वजह से। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा, ये बार आपने कहा। और एक ऐसी भी हाल ही में एक मजलिस थी जहाँ गवर्नर पंजाब आए हुए थे, एक प्राइवेट गैदरिंग थी जहाँ मैं भी इनवाइटेड था। वहाँ बहुत से सहाफ़ी बैठे हुए थे, वहाँ हमने आपस में वहाँ डिस्कशन ये हुई कि ये गवर्नमेंट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ज़्यादातर जो सहाफ़ी थे बड़े प्रो नून लीग सहाफ़ी थे। मैं आपको दिलचस्प बात ये बताऊँ कि वहाँ ये एक कंसेंसस डेवलप हुआ कि ये सुइसाइड होगी कि अगर नून लीग वहाँ जाके इस्लामाबाद में गवर्नमेंट लेती है। और फिर वहाँ लोगों ने कहा गवर्नर साहब को कि जाएं नवाज शरीफ साहब को बताएं कि यहाँ ये सारे साथियों का यही मौक़िफ़ है कि तुसी मारे जाओगे तो ज़रा सोच लो। और जरदारी साहब जो किस किस्म के डिमांड्स क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर भी सोचें। अब मेरी इत्तला के मुताबिक जरदारी साहब ने जो लंबी चौड़ी लिस्ट दी है 28 डिमांड्स। अच्छा, कितने? 28। और यार 8 नहीं, 4 नहीं। हम तो सोच रहे थे, वो कहते हैं जी 2 गवर्नर्स दे दो हमें और 1 सेनेट दे दो और 1 नेशनल असेंबली में दे दो। और नहीं जी नहीं, जरदारी साहब ने लंबा चौड़ा चिट्टा बना के देता, ठीक है। और मियाँ साहब ने रिजेक्ट कर दिया। मियाँ साहब ने कहा गवर्नमेंट असी बनाने जा रहे हैं, हम मौजा हैं करन ते गाली सानू पवे, पिंगा पावा मैं तो झूठे लवे तू, ते ओ हुण उत्थे अफरा तफरी पै गई। अच्छा। और मियाँ साहब ने कह दिया अपने नेगोशिएटर्स को कि जाएं जाके और फिर आप और कह दें उनको कि फिर हम नहीं बनाते गवर्नमेंट। अब अगर ये नहीं बनाएंगे गवर्नमेंट तो क्या? तो या तो जरदारी साहब पीछे हटें, जो ये कहते हैं कि ये देने के लिए तैयार है, इससे ज़्यादा हम नहीं देने के लिए तैयार, और आप आ जाएं हमारे साथ जी। तो या फिर जरदारी साहब डट जाएं। अब जरदारी साहब तो मेरा ख्याल है तैयार हो जाएंगे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़। बिलावल साहब ने एक पोजीशन ले ली है, जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिलावल साहब ने पोजीशन ले ली है कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। पहले भी वो कह रहे थे हमें नवाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं है और बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। इधर शहबाज शरीफ साहब बड़ी सॉफ्ट लाइन ले रहे हैं कि कर लो कर लो कर लो कर लो, ऐसी चलिए होते, ऐसे ही है ना? जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लिस्टें बन रही हैं मिनिस्टर्स की कि जो शहबाज साहब की कैबिनेट में कौन होगा, वो वही लोग हैं जो पीडीएम में थे जी। वो इनकी अपनी हैंड पिक लोग हैं, इनके अपने जो हम सफ़र जिसे कहते हैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोग, तो वही होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के लोग तो उड़ गए हैं, राना भी उड़ गया है, जावेद लतीफ़ उड़ गया है साथ, मतलब और बड़े भी उड़ गए छोटे मोटे। तो मियाँ साहब तो अलग हो गए हैं किस्म के। तो अब ये कहाँ जाएगी बात? अब मैं आपसे ये बता दूं कि ये आपस में ये नहीं तय कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि एक तरफ बिलावल हड्डी बना हुआ है और जरदारी साहब बड़ी समझाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, वो मान नहीं रहा है। अच्छा। तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई, उसके अंदर इंटरनल नून लीग के अंदर भी इंटरनल प्रॉब्लम आ रही है। ये कुछ लोग कह रहे हैं ना जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं चलिए चलिए चलिए। तो ये मसला कैसे हल होगा? एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो वेल डन वेल डन। तो अब होगा ये कि पूरी रिपोर्ट चली गई है एस्टैब्लिशमेंट को। अच्छा। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड चला गया। हाँ, रिपोर्ट कार्ड चला गया। और किसने दिया है वो आप मुझे मत पूछें, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जाके रिपोर्ट कार्ड दे दिया वहाँ, जो कि इन सारे मुज़ाकरात में बैठे हुए थे। हाँ, शुरू अब नाम नहीं लेना बिकॉज दोस्ती खराब हो सारे सिस्टम के हाँ, वो तो उन्होंने जाके तुम मरवाओगी क्या करती हो, सदा करो, मेरे तल्लकात हैं, मेरी चिड़िया। नहीं देखिए इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। अच्छा छोड़ो ना। अच्छा, उन्होंने रिपोर्ट दे दी जाके ठीक है कि जी उत्थे ते ऐ हो रहा है, तो वो फोन की करना है, उनको जाके डेडलॉक तोड़ो। उसको ये कहा गया कि जाके उनको समझाएं
डेडलॉक तोड़े। वो समझाने वाले वो मूड में नहीं है समझने के, वहाँ तो अपनी सियासत चल रही है। जी। तो अब होगा क्या क्या? कि इस्टेब्लिशमेंट इनको ये कहेगी कि आप अगर गवर्नमेंट इन लाइंस के ऊपर नहीं बनाते तो फिर सब फारग, और हम आ रहे हैं और हम आके फिर देख लेंगे सबको आपको। ठीक है, ऐसा ये आखिरी धमकी होगी इस्टेब्लिशमेंट की। करो, गवर्नमेंट्स बनाओ, फौरन बनाओ। ये फार्मूला है, नून लीग वालों आप ये दे दो पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी वालों आप ये मत लो इनसे, जो हम कहते हैं ये करो, और एल्स नहीं तो फिर ठीक है, फिर देखी जाती, फिर असी फिर दसने तो असी की करना है। बिकॉज इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो नून लीग के ऊपर नहीं है, ना पीटीआई के ऊपर है, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर है। प्रेशर तो एस्टैब्लिशमेंट पे है। बिल्कुल। बिकॉज ये तो एस्टैब्लिशमेंट का अरेंजमेंट चल रहा है ना। उनके स्टेक्स हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनके स्टेक्स हैं, और यहाँ सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन के स्टेक्स नहीं हैं, कुछ लोगों के अपने ज़ाती स्टेक्स भी हैं। तो अब इससे ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना हो कि अगर ये मामला तय ना हुआ, ये डेडलॉक जैसे एस्टैब्लिशमेंट कहती है, तो ये इस बात जो है ये हाथ से बाहर निकल जाएगी। और ये जो सब कुछ हुआ है इस वक्त, फिर ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, वो फिर लोग कहेंगे जी लो जी एस्टैब्लिशमेंट को पता सी कि इन्होंने गल नहीं मननी, इन्होंने मरवा देना, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही माहौल तैयार कर लिया, और कहेंगे जी ऐसी तैसी केयर टेकर्स कंटिन्यू करेंगे, इमरजेंसी लग गई है या और कमीशन बन गई है, चीफ जस्टिस आके बह जान, कर लें, देख लें, 6 महीने लगा लें, देख लें क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन सस्पेंड हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, बिकॉज इल्ज़ाम जो लगा है वो लग गया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जी, इस्तीफा आ सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? मेरा ख्याल है इस्तीफा अगर आया तो आ भी सकता है, और मगर इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में नहीं होगा कि इस वक्त इस्तीफ़ा है। अगर वो इस्तीफ़ा आ गया तो मसला बन सकता है। बेहतर यही है कि कमीशन बन जाए और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन अपने आप को डिफेंड करे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता क्या नहीं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर आयशा, अगर इन्होंने अपने डेडलॉक ना तोड़े तो फिर इस्टेब्लिशमेंट आएगी और इस्टेब्लिशमेंट आपको इनको फाइनल वार्निंग देगी, और अगर वो फाइनल वार्निंग सुनी तो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी जो है वो फिर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगा, और उसके अंदर पीटीआई भी, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी सारे जड़े लपेटे जाएंगे। और उससे पहले ये वार्निंग जो है, अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, बहुत से सवालात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर सकें, लेकिन आपका तज्जिया बहुत से सवालों के पहले जवाब दे देता है। जैसे इमरान साहब ने गुजरात से पूछा था कि माइंड क्या है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का, दंगल देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या सोच रहे हैं, आपने बता दिया क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद याहिया साहब शादात कोट से ये पूछ रहे थे कि ये जो भी हुआ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद, जो भी तूफ़ान उठा है और जिस तरह से सेटअप अभी तक चलाया गया है, इससे बेहतर नहीं है अब भी कि इमरजेंसी लगा लें, वो मार्शल लॉ से बेहतर है? इसका भी काइंड ऑफ आपने आंसर कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स, स्पेशली नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने उससे क्या हासिल किया? अच्छा, ऐसे है कि मियाँ साहब वापस आए थे, उनकी असेसमेंट में उनका ख्याल था कि नून लीग जीत जाएगी, मेजॉरिटी मिल जाएगी। अब वो क्यों इस कंक्लूजन पे पहुँचे इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा, मगर कुछ पोल्स का रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे कि पॉपुलैरिटी हो रही है। कुछ उनको कान के अंदर बहुत से लोगों ने बातें की कि जी आप जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लंदन में इस किस्म का माहौल बना हुआ था। मियाँ साहब तुसी चलो तो सही, देखो तो सही की होता है, थोड़े बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नून लीग वाले स्पेशली। तो मगर जो रिज़ल्ट निकला उससे तो ऐसे लगता है कि या तो कोई बहुत मिसकैलकुलेशन हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, जो समझ रहे थे कि हम नून लीग की गवर्नमेंट ले आएंगे, थोड़ी सी हेल्प कर देंगे, ये आ जाएगी और स्टेबलाइज हो जाएगा, शहबाज शरीफ बन जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा था आपसे कि वो जरदारी साहब को प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे और इधर नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। -2 मैंने ये कहा सीनियर था लीडरशिप, अगर प्रेशर डाल के ये कर सके। अच्छा, मियाँ साहब तो आउट हो गए अब, क्योंकि वो मेजॉरिटी नहीं मिली। अब वो मिल भी जाए, वो जो 20-25 पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हैं वो इधर आ भी जाए, मगर फिर भी पीपल्स पार्टी के बगैर तो नहीं बनती गवर्नमेंट। और मियाँ साहब ने तो बयान दे दिया था, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मेजॉरिटी मिल गई तो मियाँ साहब बनेंगे, नहीं तो फिर मशावरत होगी। मशावरत क्या, वो समझ आ गई क्या बात है।
तो इसमें मियाँ साहब की कोई गलती नहीं है, मगर मिसकैलकुलेशन हो गई है। अब वो मिसकैलकुलेशन डिलिबरेटली हुई है या नहीं डिलिबरेटली हुई, इसके बारे में द ज्यूरी इज स्टिल आउट। बट दे आर सेइंग कि नवाज शरीफ साहब खुद भी मंझे हुए सियासतदान है, वो रीड नहीं कर सके। मेरा ख्याल है ये हो सकता है, रीड नहीं कर सके, बहुत से लोगों ने रीड नहीं किया। बड़े लोग समझ रहे थे कि नून लीग जीत जाएगी और मेजॉरिटी मिल जाएगी इनको, नहीं तो नहीं हुआ ऐसे। और ये तो लोग कह रहे थे कि पीटीआई का वोट नहीं निकलेगा, डरे हुए हैं और सिंबल नहीं है, कंफ्यूजन है, बड़े लोग ये तजज़िये कर रहे थे। हमने भी ये किया था कि इस पर फ़र्क तो पड़ेगा, मगर मेरी तरफ मेरा मौक़िफ़ ये था उस वक्त भी, और मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि लोग निकलेंगे और एक किस्म का साइलेंट वोट करेंगे आके, वो एक दिखाएंगे कि वी आर स्टिल विद इमरान खान। ठीक है, आपने गिरफ्तारियां की मई 8 के बाद वगैरह, वो सारा कुछ जो कुछ हुआ, तो मगर हम एहतजाज नहीं करेंगे उस तरीके से कि फिर आप हमारे पे इल्ज़ाम लग जाए, मगर वोट करना सिखाएंगे। और उस वक्त जो मीडिया जो वॉक्स पॉपुलर कर रहा था, पॉपुलर वोट जाके पूछ रहे थे, जिससे पूछ रहे थे शहरों के अंदर पीटीआई, तो मतलब है कुछ बातें तो क्लियर हो रही थी कि पीटीआई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और सिर्फ ये नहीं, अर्बन एरियाज़ में, देहातों में भी, रूरल एरियाज़ में भी। और बहुत से लोगों को बैठाने की भी कोशिश की एजेंसियों ने, वो नहीं बैठे। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, FIRs कटी उनको समझाने के लिए कि तुझे ना खड़े हो, वो फिर भी खड़े हो गए, और फिर कुछ लोग जीत भी गए, कुछ लोगों को हरा दिया या हार गए। तो मतलब है कि ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो मिसकैलकुलेशन हो गई है। ये जो रिजल्ट निकला है, जितनी भी अगर इसने धांधली हुई है तो उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके साथ मसले बन गए ना, ये जो डेडलॉक हो गया। अब ये तो कहना कि जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट का पहले दिन से प्लान था कि ये यहाँ ला के डेडलॉक क्रिएट करके फिर टेक ओवर किया जाए या केयर टेकर्स को एक्सटेंड किया जाए, ये बड़ा फार फैच लंबी चौड़ी कंस्पिरेसी थियरी है। बेहतर यही था कि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती और एक कोalition बन जाती और चलते, ठीक है, मगर वो हुआ नहीं। अच्छा, ये फार्मूले जिस तरह से नाकाम हुए हैं मुक्तदरा के, इसके बारे में एक सवाल है सखी रहमान साहब, शिमाली वज़ीरिस्तान। हमारे मुक्तदरा के पास हर वक्त पते मौजूद रहते हैं। अभी जो खामोशी है उनकी तरफ से, क्या पीटीआई के आज़ाद अरकान के जो पार्लिमानी इजलास था उसमें 34 बंदे कम हो गए, तो क्या ये सबसे बड़ा पता नहीं है? इतनी गाफिल इस्टेब्लिशमेंट कैसे? देखिए, वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट खामोश है, और अगर वो हरकत में आ जाए तो पीटीआई के लोग आसानी के साथ इधर शिफ्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट बन सकती है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि कुछ लोग तो आ ही रहे हैं और अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर आएंगे भी, तो ये काम होगा। मगर अगर इसके बावजूद वो डेडलॉक्स जो बन रहे हैं लेने देने के, वो नहीं होते, तो बैकअप प्लान तो है ना। तो खामोशी इसीलिए होती है कि ऑप्शंस रहें। अगर इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ओपन हो जाए तो फिर आप उसके पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। तो प्लान ए प्लान बी हमेशा खुफिया होते हैं, राइट। हाँ, तो इसीलिए खामोशी है, बैकअप। हाँ, वो खामोशी है इसीलिए। ठीक है, वहाँ से कोई आपको बयानबाजी नहीं आएगी, कोई DG ISI कोई नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ISPR की तरफ से कुछ बात नहीं होगी, कोई खबर नहीं आएगी कि आर्मी चीफ फलाने को मिला और उसने ये कहा है एंड सो ऑन। ये बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ ऐसे लगेगा हस्बे मामूल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काम हो रहा है, ये रूटीन का काम चल रहा है, हमारा कंसर्न नहीं है। बट एक्चुअली कंसर्न है, वहाँ पूरी प्लानिंग हुई है, वहाँ प्लानिंग हो रही है और ऑप्शंस जो है वो ऑन द टेबल हैं। और मैं समझता हूँ बड़ी जल्दी, जैसे जब उनको एहसास होगा कि अब इन जॉनीज़ को हमने कहा था करो अपना मसला हल, ये नहीं कर पा रहे, अब मेरा ख्याल है कि ज़रा बुला लिया जाए और बताया जाए कि फिर नहीं करोगे तो फिर की होएगा। हाँ, टेंशन। तो फिर ये खामोशी जो है इसके ऊपर भी तबसरे होने शुरू हो जाएंगे कि खामोशी नहीं रही, पैगाम आ गया है। बिल्कुल। तो अभी मैं नहीं कह रहा कि पैगाम आया, मैं कह रहा हूँ आने वाला है, अगर ये मसले हल नहीं करते। हाँ, नरमी से अगर नहीं समझते ना तो फिर और रास्ते, हाँ, दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे। मुस्लिम लीग या शहबाज शरीफ साहब बिलखुसूस गवर्नमेंट लेने के लिए आमादा क्यों है, इस पर बहुत से तबसरे हुए, लेकिन हमारे एक व्यूवर हैं इमरान साहब, वो दुबई से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी रेड्डी साहब, मुझे पूछता है कि नून लीग क्यों चाहती है गवर्नमेंट लेना? ये 2022 की तरह वो अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन के खातिर अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि नेक्स्ट ईयर जो अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन है वो खुद कर सके? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि करंट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ साहब ने की ना, तो जाहिर है कि इनका यही ख्याल होता है और ये सारे सियासतदानों को यही ख्याल होता है कि अगर हम किसी आर्मी चीफ को अपॉइंट करेंगे तो थोड़ी सी हमदर्दी हमारी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होगा। मगर तारीख ये बताती है कि आर्मी चीफ का सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ अपने लिए होता है और अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। एट द एंड ऑफ द डे वो किसी के
कि सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। अपना होता है कि एक्सटेंशन ये वो तो हमने देखा है जी। कि काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। 3-4 आर्मी चीफ तो साजिशें करते रह गए कि मेरी एक्सटेंशन हो जाए, तो नहीं हुई, किसी की होगी किसी की नहीं हुई। लेकिन आपको पता है 2022 में जब अदम एतमाद आई ना, तो यही कहा जाता था कि आपने हुकूमत क्यों ली, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक शो में कह दिया था कि अगर हम ना आते इस तरह से तो फैज़ हमीद साहब आ जाते। तो यानी इसके लिए वो कूद पड़े। तो बात यह है कि इसमें वज़न है कि ये आर्मी चीफ जो है ये, क्योंकि इनका और इमरान खान साहब का बहुत सीरियस किस्म का इशू है, ज़ाती भी है, तो इसलिए इनको रखा जाए जितनी देर तक रख सकते हैं ताकि इमरान खान साहब के वापसी के रुकावट ये बने। तो ये तो डेफिनेटली एंगल होगा कि हमने गवर्नमेंट लेनी है और हमने कम से कम 2 साल खींचने हैं ताकि अगला आर्मी चीफ, इनको एक्सटेंशन देनी है तो हम दें या कोई नया लगाना है तो हम लगाएं, किसी और को ना ये मौका मिले। तो ये तो एक कैलकुलेशन है, बट मैं समझता हूँ इतनी आगे अभी ये नहीं सोच रहे इन हालात में। ये सोच सकते थे उस वक्त जब इनका ख्याल था कि मेजॉरिटी आ रही है, अगले 5 साल ऐसी रहना है, मगर वो तो अब फारग हो गए ना। अब ये मेरा ख्याल है कि इक्वेशन नहीं है, अब इक्वेशन ये है कि कैसे सर्वाइव करें 2 साल। राइट। तो 2 साल सर्वाइव करने के लिए अच्छी खासी कोalition गवर्नमेंट तकड़ी बनानी पड़ेगी और फिर डिलीवरी देनी पड़ेगी। और वहाँ प्रॉब्लम यही आ रहा है कि डिलीवरी जो देनी है वो एंटी अवाम होगी, प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो सरमायादार, प्रो वेस्टेड इंटरेस्ट, मगर अवाम के लिए कुछ नहीं है तो फिर अवाम के गुस्से का तो फिर ये फिक्रमंद ये हो गए हैं कि फिर आगे क्या होगा। अगर उससे पहले हमारी छुट्टी हो जाती है 6 महीने 8 महीने हम ये एंटी अवाम चीज़ें करते हैं, IMF बजट ये वो, और उसके बाद फिर कोई गड़बड़ होती है और फारग हो जाते हैं हम, तो फिर तो बिल्कुल ही लगे गए ना। मतलब है कि जो पिछले 16 महीने में लगे गए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में ये इसकी तरफ इशारा किया है कि अगर ये 2 साल काट गए तो ये निकल जाएंगे, और अगर 2 साल ना काटे तो नून लीग वाइप आउट हो जाएगी पंजाब के अंदर जो रह गई है यहाँ, अब बाकी जगह पे तो वैसे ही उड़ गई है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये भी एक रीजनल पार्टी बनने जा रही थी तो वो भी नहीं बनेगी। ठीक है। तो दिस वाज द पॉइंट आई वाज मेकिंग। राइट। ठीक है, यानी पाकिस्तान नून लीग के दरमियान किस तरह से तो आगे वो कोशिश उनकी यही है कि किसी तरीके से बैठ जाएं जाके वहाँ, कुछ थोड़े बहुत डेवलपमेंट फंड्स निकालें आवाम के लिए, इधर उधर करें, एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलें। तो ये इस किस्म की लालच है। मगर वो अब नवाज शरीफ साहब ने चैलेंज कर दिए कि ये लालच तो की है, सानू की मिलिया, असि तो मारे जावांगे। यानी 2 माइंडसेट उधर हैं और 2 माइंडसेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हैं, लेकिन 4-5 दिन हैं इन दोनों पार्टीज के पास कि वो अपना कोई ना कोई फैसला कर लें हुकूमत साजी के हवाले से, और दूसरी तरफ पूरे निज़ाम के लिए 10 से 15 दिन है। ये है सेठी साहब का एनालिसिस। मजीद सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने नंबर। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।